नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 7वीं क्लास का अध्याय 2 हिस्ट्री से दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल के वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर्स, आपकी कार्य पुस्तिका के सभी क्रियाकलाप। तो सबसे पहले है खालिस्तान, जिसमें पहला है तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी डैश बनाई, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। इसके अंदर आएगा मन्यखेत। दूसरा है चालुक्य वंश के शासकों ने डैश में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसका सही आंसर है दक्षिण भारत। तीसरा है पल्लवों ने डैश के साथ मिलकर चालुक्य पुलकेशन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इसका सही आंसर है कदम्बो। चौथा है कुरल नामक ग्रंथ डैश भाषा का साहित्य है। इसका सही आंसर है तमिल। पांचवा, चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के डैश से हुई। डैश शब्द चूल, चूल का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला। उसके बाद है सही और गलत पे निशान लगाएं। चोल वंश पूर्व के प्राचीन राजवंशों में से एक था। ये गलत है, इसमें पूर्व नहीं बल्कि दक्षिण आना चाहिए था। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको सभी वीडियोस में ये नहीं मिलेगा कि गलत को सही भी करवाया गया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गलत का सही आंसर भी पता हो, इसीलिए जो पॉइंट गलत है हम उसका आंसर भी आपको देते हैं। उसके बाद है राजेंद्र प्रथम ने बिहार पर राज्य विजय प्राप्त कर गंगाकोट चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है पल्लव शासकों ने राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 28 कर लगाए। ये गलत है बेटा, क्योंकि 28 नहीं 18 प्रकार के कर लगाए थे। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने केवल 2 वर्ष तक शासन किया। ये सही है। उसके बाद है चालुक्य राज्य के 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और 5000 भिक्षु निवास करते थे। बिल्कुल सही। विहार बौद्ध विहार 100 ही थे, 100 से अधिक, और बौद्ध भिक्षु भी लगभग 5000 वहाँ पर रहते थे। उसके बाद है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक आपको छांटना है। चालुक्य शुरुआत में कहाँ रहते थे और बाद में कुछ कारणों से दक्षिणी में चले गए। तो शुरुआत में ये अयोध्या में रहते थे। उसके बाद है तोंडेर शब्द किस भाषा का शब्द है? तमिल। और जो तोंडेर है ये तमिल भाषा का शब्द है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है पल्लव। उसके बाद है चोलों ने कितने वर्षों से भी अधिक समय तक दक्षिण के सभी भूप्रदेशों एवं अरब सागर के द्वीपों पर सत्ता को स्थापित रखा? तो इसका सही आंसर है 200 वर्षों तक। उसके बाद है किस ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? 1310। चोलों ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया? इसका सही आंसर है 6। फिर है मिलान करना है हमें। साम्राज्य का राजा आ जाएगा, राष्ट्र का, क्योंकि राष्ट्र प्रांत थे तो इसका जो मुखिया था उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। देश यानी कि जिला, इसके मुखिया को देशाधिपति कहा जाता था। नगर, नगर के मुखिया को पत्तन स्वामी कहा जाता था। और ग्राम के मुखिया को गामुंड कहा जाता था। उसके बाद है अति लघु उत्तर प्रश्न। इसमें आपको 1-2 शब्दों में उत्तर देना है। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी कौन सी थी? पिष्टपुर। क्योंकि इस लेसन के अंदर चालुक्यों की बात हो रही है, पल्लवों की बात और चोलों की बात। पल्लव शासक सिंह विष्णु के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? कृष्णा, इसमें आएगा कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक। क्या है उत्तर? कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक। उसके बाद है 10 कुमार चरित्रम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरित्रम नामक बहुत ही फेमस जो काव्य ग्रंथ है उन्होंने लिखा था। चोल साम्राज्य के अंगरक्षक को किस नाम से जाना जाता है? जो चोल सम्राट होते थे उनका जो अंगरक्षक होते थे वो बिल्कुल सबसे अलग रहते थे। वो एक अलग कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते थे और उन्हें वेलाइककारा कहा जाता था। यानी कि बॉडीगार्ड्स को क्या कहा जाता था? वेलाइककारा। चोल साम्राज्य के जल का प्रमुख स्रोत कौन सी नदी थी? कावेरी नदी थी। उसके बाद रवि कीर्ति कौन थे? उनका एहोल और पुलकेशन द्वितीय के साथ क्या संबंध था? रवि कीर्ति एक जैन कवि थे, जैन धर्म को बिलोंग करते थे और एक कवि थे। जो पुलकेशन द्वितीय हैं उनका एक बहुत ही फेमस अभिलेख है एहोल। ठीक है,
एहोल के रचयिता थे। एहोल पर जो कुछ भी लिखा था या लिखवाया था वो रवि कीर्ति ने ही लिखवाया था। उसके बाद है चोल सम्राटों के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि चोल सम्राटों ने अपने समय में तमिल के ऊपर तमिल भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना करवाई, इसीलिए उनके काल को तमिल काव्य के ग्रंथों और साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे तमिल भाषा के ग्रंथों की रचना हुई। जीवक चिंतामणि, शूलामणि, रामावतार प्रसिद्ध ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। उसके बाद पल्लव शासकों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? पल्लव शासकों का ज्ञान हमें प्राकृत और संस्कृत ताम्रपत्रों का मतलब होता है बेटे तांबे की प्लेटों पर लिखा गया, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें पल्लव शासकों के बारे में ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है चोल सैन्य जो थी वो किस प्रकार की थी, उसकी वर्णन करना है हमें। देखिए, विशाल सेना थी और नौसेना तो श्रेष्ठ थी, यानी कि नौसेना उनकी बहुत बढ़िया थी। दूसरा, चोल सेना में 70 रेजिमेंट थे, यानी कि उनकी जो सेना थी वो 70 रेजिमेंटों में बटी हुई थी, टुकड़ियों में। सेना में 60,000 हाथी और 1,50,000 सैनिक थे। सेना का प्रमुख अंग हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और नौसेना थे। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो उनके घोड़े थे वो अरब से मंगवाए जाते थे और उन पर बहुत खर्च किया जाता था, ताकि उनकी जो सेना है उसका प्रमुख अंग घोड़सवार सेना भी बन सके। उसके बाद है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के व्यक्तित्व, यानी कि उनके करैक्टर की विशेषताएं और उनके कार्यों का वर्णन, और जो उन्होंने काम किया उसकी विशेषताएं बताएं। महेंद्र वर्मन प्रथम साहित्य के प्रेमी थे, यानी कि वो ग्रंथ बहुत लिखते थे, ग्रंथ लिखवाते थे, कवि थे, गायक थे। उन्होंने अनेक चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया, झीलों का निर्माण करवाया। उन्होंने मतविलास प्रहसन नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी की। उसके बाद एक चित्र है आपके पास, ये आपको पहचानना है कि चित्र जो है कौन सा मंदिर है ये, और इसके अलावा जिन्होंने बनवाया ये मंदिर उन्होंने और क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये महाबलीपुरम मंदिर है, महाबली जिसको रथ मंदिर भी कहा जाता है, ये महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम स्थित है तमिलनाडु में। अब आएगा इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया। और उन्होंने और काम क्या किए नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया। उन्होंने मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद है आपके जिले के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित विद्यालयों और महाविद्यालयों की जानकारी एकत्रित करें। यहाँ पर आप अपने एरिया के विद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम लिखें, क्योंकि हमारे आसपास यही पढ़ते हैं और बहुत प्रतिष्ठित है, तो हम इनका नाम लिखेंगे। हमारा आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय यानी कि स्कूल ग्योंग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्योंग, OSDAV पब्लिक स्कूल कैथल, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, RKSD कॉलेज कैथल। हमने तो ये नोट किए हैं, परंतु आप अपने शहर के हिसाब से जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित विद्यालयों और कॉलेजों के नाम लिखें। उसके बाद फिर 2 चित्र हैं। ये बेटा जो है गुफा मंदिर है बदामी का, और बदामी जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ के गुफा मंदिर के चित्र हैं, तो आपने इनके बारे में लिखना है। गुफा मंदिर बदामी कर्नाटक में स्थित है। यह हिंदू व जैन गुफा मंदिरों का परिसर है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ और इसका प्राचीन नाम, बदामी का जो प्राचीन नाम है वो वातापी था। ये चट्टानों को काटकर बनाया गया है। तो आशा है कि हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो, ये काम आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहे। कोई भी क्वारी हो, कुछ भी आपके मन में प्रश्न उठता हो, तो बेझिझक हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका 100% जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू।